यूपीएससी के नए पैटर्न में जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का महत्व बहुत बढ़ गया है। प्रीलिम्स में भी सामान्य अध्ययन से ही 200 प्रश्न पूछे जाते हैं जो सबके लिए कंपल्सरी होते हैं। इसी तरह अब जनरल स्टडीज के पेपर को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है और अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग ढंग से क्लब कर दिया गया है। इसलिए जरूरी है कि इस विषय की तैयारी भी आप एक स्ट्रैटेजी के साथ करें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स की क्लबिंग को समझते हैं। तो पहले पेपर में क्या क्या क्लब्ड है? पहले पेपर में है कला और संस्कृति, इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल। पेपर 2 में है शासन, संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पेपर 3 में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरण और जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन या सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और पेपर 4 में है नैतिकता, ईमानदारी और योग्यता। तो नए पैटर्न में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी तैयारी स्नातक के दौरान ही शुरू कर दें। इसके लिए आरंभिक स्तर पर एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ना सबसे बढ़िया है। आपको लगभग हर विषय के लिए एनसीईआरटी की बुक्स आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। आप चाहें तो 11वीं और 12वीं की पुस्तकों से शुरू कर सकते हैं और यदि आपको इन्हें पढ़ने में मुश्किल महसूस हो तो आप निचली क्लास की बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ विषयों जैसे कि भूगोल और विज्ञान की 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना बेहतर होगा। आपको कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि नैतिकता, ईमानदारी और योग्यता पर एनसीईआरटी की बुक शायद ना मिल पाए, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छपने वाले जो लेख होते हैं वो पढ़ सकते हैं। साथ ही पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करके आप इस विषय के बारे में बेहतर आइडिया आपको लग सकता है। तो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना आपके फंडामेंटल्स को तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा ही, मगर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा कर लें ताकि आप फंडामेंटल पर ज्ञान और जानकारी की एक बेहतरीन इमारत खड़ी हो सके। तो अन्य पुस्तकों में आप कुछ चर्चित ऑथर्स की बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप और डीडी बसु की बुक्स जो हैं उनका सहारा ले सकते हैं। भूगोल की तैयारी के लिए एटलस प्रैक्टिस जरूर लें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सब्जेक्ट के लिए आप सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली जो जर्नल्स होती हैं और जो पत्रिकाएं होती हैं उनका अध्ययन करें। इनमें सरकार की इकोनॉमिक्स सर्वे और ईयर बुक बहुत ही कारगर हैं। और पर्यावरण और जैव विविधता जो भाग है वो भूगोल के कुछ हिस्सों के साथ ओवरलैप करता है या फिर मिलता जुलता है, इसलिए इंडिया ईयर बुक MOEF की जो आधिकारिक वेबसाइट है और जैव विविधता की से जुड़ी जो पुस्तकें हैं, अखबार, योजना और कुरुक्षेत्र, NIOS, इग्नू मटेरियल, इन सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से इस विषय की तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आप समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जो छपने वाले लेख होते हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। और आपदा प्रबंधन के लिए ARC रिपोर्ट, IDSA यानी कि ITSA की भी मदद ली जा सकती है। तो पढ़ने के साथ साथ आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए आपको। तो एग्जाम में आपको 200 से 250 शब्दों की सीमा मिलती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो शब्द सीमा है यानी कि वर्ड लिमिट है उसके भीतर ही आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करें। तो आंसर को एक फ्लो में लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना और रेपिटेशन ना करना उसे ज़्यादा प्रभावकारी बनाता है, अधिक प्रभावी बनाता है और इवैल्यूएटर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो ये तभी हो सकता है जब आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहें, वरना एग्जाम में आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने जवाब को बिंदुवार यानी कि पॉइंट वाइज लिखें। सिमिलरली आंसर्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड आंसर्स लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अपना जवाब लिखना शुरू करने से पहले एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लें, 2-3 बार पढ़ लें और ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और फिर उससे
जो उसके पॉइंट्स हैं उसको अपने मन में दोहराइए, और यदि संभव हो ना तो एक रफ पेपर पर लिख लीजिए। और ऐसा करने से आप रेपिटेशन करने से बच जाएंगे और आपके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे और उन सारे पॉइंट्स को आपके आंसर्स में जगह मिल जाएगी। तो सबसे अंत में हम आपको यही सलाह देंगे कि अपनी हैंडराइटिंग पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि एक अच्छी हैंडराइटिंग इवैल्यूएटर को पॉजिटिव ढंग से प्रभावित करती है, जबकि एक खराब हैंडराइटिंग में लिखा गया सही जवाब भी आपको बहुत अंक नहीं दिलवा पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।